payroll. Actually, you tell me, what is payroll? Payroll is not a process. Payroll management is a process. Payroll is a list of employees. Okay? Payroll is a list of employees who get paid from the organization. जैसे हम कितनी बार एग्जाम्पल देके समझाएं, जैसे I am on the payroll of this organization because I get paid from this organization. Okay, this is payroll. That all the employees who are on the payroll of the organization. What is payroll management? This is the process what you are talking about. Payroll management is the process of processing salaries of employees. देखिए पूरा payroll पढ़ लेने के बाद, this class has been very attentive. I appreciate this class. BCom second is also good batch. Payroll पूरा complete करने के बाद, you understand this that payroll management is basically about processing of salary. ठीक है? Processing of salary. ये पहले क्लास में आप समझिए कि processing of salary. In the subsequent classes, you came to know that salary processing is not an easy thing to do, right? Why is it not an easy thing to do? There are so many calculations, there are so many aspects or dimensions of one employee. क्या क्या चीजें डिफर कर सकती है आप बताइए? किसी एम्प्लॉय का, जैसे ये दोनों एम्प्लॉय है, किसी का लीव ज्यादा होगा, किसी का लीव कम होगा, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने लोन नहीं लिया होगा. अगर जिसने लोन लिया उसका डिडक्शंस होगा, पैसा उतना ईएमआई काट करके फिर मिलेगा उसको. पीएफ, इसकी सैलरी अगर ज्यादा होगी, उसकी सैलरी कम होगी तो इसका पीएफ 12% ज्यादा कटेगा, उसका 12% उसके रेशियो का कटेगा. तुम समझ रहे हो? दिस इज व्हाई पेरोल मैनेजमेंट इज such an elaborate process. Such an elaborate, कोई चीज होती है ना, देखिए दो चीज होती है, एक चीज टफ होती है और दूसरी बहुत बड़ी होती है, राइट? कि बहुत this is not very tough but this is very elaborate. You have to take various attributes of one employee and put it in the software in order to obtain the net salary of that employee. ये समझ में आया आपको? आपने एक्ट वगैरह उसमें से 3 मेन एक्ट पढ़ाए हम आपको, ग्रेच्युटी, पीएफ एंड ईएसआई. व्हाई? बिकॉज़ दीस आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्ट्स दैट यू मस्ट नो. क्योंकि डिडक्शंस में पीएफ और ईएसआई मेजर डिडक्शंस होते हैं. तो अभी पूरा पेरोल पढ़ लोगे, ईएसआई समझोगे ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा. इसीलिए पेरोल मैनेजमेंट में इतनी सारी चीजें पढ़े आप. कॉम्पेंसेशन का क्लास हुआ, कॉम्पेंसेशन में यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज एडवांटेज. Why is it important for any company to frame a good compensation package? Why? There are so many things related to it. I'm coming to your point of post payroll. यानी ये समझ लो कि इतनी चीजें हैं. लास्ट में जो प्री पेरोल और पोस्ट पेरोल पढ़ाए, what is that? That's the process. कि अब तुम सब कुछ समझ गए, कॉम्पेंसेशन समझ गए, सैलरी स्ट्रक्चर समझ गए, तो फिर अब समझ में आएगा कि प्रोसेस कैसे होता है. ओके, प्रोसेस में क्या पढ़े थे? पहला प्रोसेस क्या था? प्री पेरोल. पहला प्रोसेस था प्री पेरोल. व्हाट वाज द सेकंड वन? पेरोल. आफ्टर दैट then post पेरोल. then payroll and then रिपोर्टिंग. अब आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और खुद बताइए. पार्टिसिपेट कीजिए. You tell me. Discussion will keep you retain things for a longer period of time. Always. Discussion is always more worthy than simply humming up the chapters. Pre-payroll. Preschool. Preparatory school. क्या मतलब होता है इसका? प्रॉपर स्कूल जाने से पहले जो तैयारी कराई जाती है, दैट इज इन प्री स्कूल. है ना, बच्चे को प्री स्कूल भेज दो ताकि वो खुद सीखे, वो कल्चर में आए.
कि उसको फर्स्ट क्या है कि पेरेंट्स को छोड़ करके वो जाता है तो उसको आदत हो स्कूल जाने की. एवरीथिंग कम्स अंडर प्री स्कूल. प्री स्कूल को हम प्रॉपर स्कूल की प्लानिंग बोल सकते हैं. बोल सकते हैं ना कि since you want to send your child for a proper school, you are just preparing that child for that. Is it not a kind of planning? तो यही चीज हम प्री पेरोल में करते हैं. A major part of pre payroll is the planning part. Okay? Pre payroll यानी इसके पहले का प्रोसेस जो होगा that is known as pre payroll. Major part is the planning part. क्या क्या प्लान करेंगे? आपको अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई कि यू आर सपोज टू मेक सैलरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वगैरह तो ठीक है, पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है. You need to make sure about what exactly is the HR policy of this organization, this institution, right? Do we have paid leaves or do we have unpaid leaves? If you have paid leaves, how many leaves are there? कितनी लीव्स ले लेने के बाद एम्प्लॉय का अपना लीव कटना शुरू हो जाएगा? हाफ डे का क्या प्रोविजन है? Have you seen biometric? This is a biometric term. So there is a rule that if you are late by 15 minutes in the entire month, it will cost you a half day salary. Okay? ये सारे जो नियम कानून हैं, जो चीजें हैं, इसका इंफॉर्मेशन तुमको कलेक्ट करना होगा. कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखोगे तभी तो पेरोल में फीड करोगे. You get that point? So everything which is there in the pre-payroll process is kind of planning for deriving your actual salary. Now, one more thing. Tell me what is the difference between data and information? Data और information में क्या difference होता है? No idea. This is not related to payroll. This is a general question. आप बीकॉम के स्टूडेंट में कितना डेटा कलेक्ट करते हो? अकाउंट्स तो बनाते हैं. May I speak? हाँ बोलो. Information is organized data, and the data is unorganized, which was collected by the primary data. Yes. Primary interview or something by the researcher. Right. कुछ भी बताओ. Data रॉ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, रॉ फैक्ट्स होता है. एनीथिंग माने कि अगर तुमको ये बोल दिया जाए कुछ भी, तुमने देखा है कभी भी रिपोर्ट देखी है गवर्नमेंट वगैरह की रिपोर्ट देखो, वो तो डेटा पहले कलेक्ट करते हैं ना रैंडम. कुछ भी डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे कि भाई तुमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें से वो निकाल लो. तुम एक डेटा लेके आओगे तो हो सकता है तुम किसी और कारण से वही डेटा कलेक्ट कर रही हो और हम किसी और कारण से वही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. राइट? तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. एकदम रॉ आप जो चुन लिए, जैसे बोला जाए कि पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल स्टेट में कितनी फैक्ट्रीज है उसका डेटा कलेक्ट कीजिए. कर लिया, माने उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट कीजिए. डिटेल्स कलेक्ट कर लिया. अब मान लो पूछा जाए कि इसमें से कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, तो तुम उसको फिर सेग्रीगेट करना शुरू करोगे. फिर पूछेंगे कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने पेरोल पे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट पे हैं. देन यू विल स्टार्ट सेग्रीगेटिंग थिंग्स. दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. यू कलेक्टेड डेटा हियर. आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे ना, करेंगे. ओके, बट यू आल्सो हैव टू वेरीफाई दैट डेटा. कोई भी डेटा आप पेरोल में फीड कर देंगे तो दैट विल बी अ ब्लंडर. Okay, after all, it is the matter of salary. So you collected data, you verified those data, and you planned. You took information regarding, you prepared this as information to be fed in payroll process. Okay. अब हम आ जाएंगे payroll process पे. Payroll process क्या होता है?
डेटा आता है उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा से हमारा जो सैलरी स्लिप बनता है यही होता है। पेरोल प्रोसेस का मतलब है कि एक्चुअली फीडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अराइविंग एट योर नेट सैलरी इज नोन एज पेरोल प्रोसेस। ये एक कोर प्रोसेस है इसका, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर में सारे इंफॉर्मेशन फीड करेंगे और फीड करने के बाद आप लीव, अटेंडेंस, ये वो जितना जो भी रिलेटेड है, जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सैलरी बनाने के लिए, all those data, all those information are entered here and then payroll में प्रोसेसिंग होके सॉफ्टवेयर से आपका नेट सैलरी निकलता है। अच्छा, नेट सैलरी निकला का क्या मतलब हुआ? ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन हो चुका है, राइट? है ना? ग्रॉस सैलरी में जितना ग्रॉस सैलरी माइनस ऑल द डिडक्शंस विल बी नेट सैलरी। नो, यानी पीएफ कट चुका, ईएसआई कट चुका, किसी तरीके का कोई लोन ली तो वो भी कट चुका। दिस सॉफ्टवेयर डज पेरोल सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत सी इन इंडिया टैक्सेशन सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? टैक्सेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कहीं आपके स्लैब में आते हैं, आप फिर तुरंत आपका बेसिक चेंज हो गया सैलरी का, तो आपका टैक्स स्लैब हो सकता है चेंज हो जाए। देन आप हो सकता है कि एग्जेम्पशन अलग अलग इंश्योरेंस लेकर के, अलग अलग कुछ लेकर के आपने एग्जेम्पशन दिखा दिया, किसी ने हाउस रेंट का एग्जेम्पशन दिखाया, किसी ने नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं टैक्स बचाने के लिए, वो सारा कुछ पेरोल कर देता है। दैट इज व्हाई दीस सॉफ्टवेयर्स आर कॉस्टली। ये सॉफ्टवेयर इतना एक्सटेंडेड होता है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर इतना कॉस्टली होता है और उसको चलाने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। You getting my point? Next, about post payroll से सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं सुनना है, ठीक है? पूछेंगे फिर क्या कथा है, जानने के लिए पूछे हो ना, right? This is post payroll process. What you are asking? हम लोगों को एज एन एम्प्लॉई बस इतना ही काम रहता है, इतने से ही मतलब रहता है कि हमने पेरोल, हमारा सैलरी मिल गया, हम अपनी स्लिप, सैलरी स्लिप देख लिए, हमारा पैसा कट गया, हमको मिल गई सैलरी, ठीक है, सैलरी वाली ठीक है, ठीक। लेकिन पेरोल मैनेजमेंट का काम यहीं तक एंड नहीं होता है। The payroll management has other functions which are called post payroll functions. These functions are those functions which are after your salary has been processed. आपका पीएफ का पैसा कटा, तो पैसा कहाँ गया? What? वो EPF एम्प्लॉइज बैंक। ओह यस। तो तुम्हारा तो काम नहीं था, हो गया, पीएफ कट गया, लेकिन एम्प्लॉय का तो यहाँ तक नहीं होता है ना। देन एम्प्लॉय विल टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट तुम्हारा पीएफ का पैसा प्लस उतना ही अमाउंट को अपना पैसा काट के, और जो प्रॉपर अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, वहां पे वो भेजता है और रिसीट जनरेट करता है, राइट? वो रिसीट जनरेट करता है, तभी तो ये प्रूव होता है कि तुम्हारा पैसा कट के सही जगह पे चला गया है। ईएसआई का पैसा कहाँ जाता है? वहां कटा पैसा। तो ये सारी चीजें पोस्ट पेरोल प्रोसेस में ही करेंगे। उसके बाद भी इसका काम तो चल रहा है ना, तुम्हारा पीएफ कटा, लोन कटा, तो वो उतना पैसा बैंक को भेजता है, ठीक है? सो दीज आर द पोस्ट पेरोल प्रोसेसेस, जो कि वो पेरोल मैनेजमेंट को आपके सैलरी की प्रोसेस करने के बाद भी करते रहना पड़ता है। हाँ, एचआर अकाउंटिंग भी होगी, और फिर ऑडिट के लिए रिपोर्ट प्रिपरेशन होगा ना। यू आर ऑल बिकम स्टूडेंट्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वैल्यू अच्छी तरीके से पता है। कंपनी का कोई भी खर्च बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना ही होना है, चाहे वो कितना भी छोटा कॉस्ट हो, ठीक है? Salary is a very significant operating cost for any organization, whether it's a small organization or it's a big organization. Salary एक बहुत significant cost होता है। तो आप तो सैलरी लेकर के खुश हो गए, यहाँ तक आपका काम था, आपका हो गया। But in post payroll process, the employer or I mean the
सारे डिटेल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चढ़ाते हैं कि सैलरी कितनी दी गई। इससे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि कंपनी ने किसी एक जगह वाला प्लान बंद कर दिया, तूने कि गुड़गांव का प्लान बंद कर दिया, उस प्लान को कहीं और शिफ्ट कर दिया। जब हर्ड दिस, मारुति ने भी एक प्लान बंद किया था, बेंगलोर में प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से क्यों बंद करते हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि वो प्रॉफिट पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। जितना कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू जनरेटेड, राइट? So since salary is a significant cost to the organization, therefore it's very important to have detailed analysis of how much you are paying to the employees. This will also help you in making strategic decisions regarding whether to shut a branch, डिपार्टमेंट वाइज खर्च, कि इस डिपार्टमेंट पे हमको इतना ज्यादा, मान लो कह रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दी जा रही है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। तो इस तरीके का बहुत सारा स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट होता है जिसका जो कि पोस्ट पेरोल का काम होता है। अंडरस्टूड पीयूष? नेक्स्ट इज पे आउट। Who will explain you what is pay out? पे आउट मतलब कैसे पे दिया जाएगा, राइट? व्हाट इज पे आउट? Transfer करना to an extent, yes, right? Rajat, tell me. क्या लो मैं कुछ एक क्लास में you were there. I revised it 2 times क्योंकि प्रिया कल के क्लास में, परसों की क्लास में उसको रिपीट पे पूछ दिया। This is the third time I'm telling you. तो फिर मालूम है तो क्यों नहीं बोल रहे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बोलोगे और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा। That is the maximum that can happen to you. Your answer will be wrong. That's it. You should participate in class. अगर मालूम है, it just lack of confidence है कि हम नहीं बोलेंगे, बच जाए तो बच जाए, आता तो है तुमको, ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पे आउट का क्या मतलब होता है? पे आउट का मतलब है, say for example that I am me and faculties like me who are being paid by Synergy organization. For that क्या होना चाहिए? हमारा बैंक का डिटेल्स इनके पास होना चाहिए, ठीक है? हमारा सारा इंफॉर्मेशन जो पेरोल में प्रोसेस हो चुका है कि हमारी सैलरी में कितनी बनी, वो उसका इंफॉर्मेशन उनको उनके पास होना चाहिए, ठीक है? सिग्नेच का कोई अकाउंट बैंक में होना चाहिए, जिस भी बैंक में, से फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका अकाउंट होगा। They will make sure, see mostly salary is being processed in the form of check or bank accounts, right? यही दोनों तरीके से होता है, कैश को अब नहीं देते कोई, तो बैंक अकाउंट या चेक दोनों केसेस में क्या होगा? They will have to have this information that what is my salary per month, okay, after calculation of everything that I'm supposed to do. The next thing, they must be having some account in Bank of Baroda, and before they direct the bank कि अब आप सैलरी प्रोसेस कर लीजिए या सैलरी भेज दीजिए सबको, उसके पहले इनको मेक श्योर करना होगा कि इनके अकाउंट में इतना सफिशिएंट पैसा है कि नहीं, है ना? उनको मेक श्योर करना होगा ना कि सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट होती है, तो कंपनीज को प्रोसेस करने में कि अब आप डायरेक्ट कर दिए बैंक को कि अब आप इस तारीख को सैलरी दे दीजिएगा, तो दे हैव टू मेक श्योर कि इतना पैसा है। आप सोचिए कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में करोड़ों रुपए सैलरी में दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए, उसके लिए तो अकाउंट पे पैसा होना चाहिए इतना, तो पे आउट में वो चीजें भी चेक होती है।
फाइनल थिंग इज रिपोर्टिंग. ऑब्वियसली सारा पेरोल कितना सैलरी दिया ये सारी चीजें क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलो देख सकते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी सारा इंफॉर्मेशन फीड किया गया. एंड द नेक्स्ट थिंग इज की रिपोर्टिंग. आपने सुना है कि कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है. दिस आप लोग थोड़ा सा get into a habit of behaving like a would be employees. अब आप लोग वो क्रॉस कर चुके हैं फेज. फर्स्ट ईयर वाला, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, जस्ट फ्रेश फ्रॉम 12th क्लास. नॉट लाइक दैट. नाउ स्टार्ट गेटिंग योरसेल्फ अडैप्टेड टू द आउटर वर्ल्ड. थोड़ा ये सारी चीजें मिलती हैं, रिपोर्ट्स नहीं समझ आएंगी वो अलग बात है. हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको सब समझ में आ जाएगा, पर आप ये सब ध्यान देना शुरू कीजिए. Okay, start paying attention to this and read newspapers. Newspapers in the sense कि not exactly newspapers. Time पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. Just download an app and go through the current affairs every day. Especially finance का, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं. finance का कोई financial express या business insider आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए. 5 से 6 पॉइंट तो रहता है एवरी डे. आप कम्यूट टाइम में पढ़ सकते हैं उसको, आने जाने के टाइम पे. इससे ना कल्चर डेवलप करता है चीजों को जानने का. थोड़ा सा जानेंगे तो धीरे धीरे और जानने की इच्छा होने लगेगी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, यानी कि उससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है. ठीक है. एंड दे आर आल्सो सपोज्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट पेरोल प्रोसेस. अब समझ में आया पेरोल प्रोसेस? डन? समझ में आया पेरोल प्रोसेस? Yes, ma'am. What's your name? Don't ever shy in telling कुछ भी मन में है तो बोलना चाहिए क्लास में. कई बार we know the right answers but we just hesitate. तो हम लोग को लगता है मैम किसी और से पूछ ले, और फिर दूसरे का सुन करके फिर we think कि हम चलो मुझे सही आंसर आता है. Right? What is next? What is next that you want to discuss? Decide. Anything you want me to repeat? सैलरी स्ट्रक्चर बताते हैं, देखते हैं कितना याद है. सैलरी स्ट्रक्चर you all remember? Remember? ठीक है, अभी तो वर्किंग रिलेशन क्लास होगा. Were you all there in the salary structure detail class? Salary structure जब पढ़ा रहे थे ये सब लोग. Yes, ma'am. You want me to discuss it once again? नहीं है, just देखो कोई बात नहीं, बोर्ड में नहीं छुपा. बताओ, कॉपी बंद कर दो. मत यूज द कॉपी. देखो कितना मेमोरी याद है. ना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, ये 4 ही पार्ट होता है. इसको पढ़ने की आसानी के लिए हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. आप कहीं बुक पढ़ेंगे तो कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा. कहीं आपको बेनिफिट्स को पर्क्स लिखा रहेगा, कहीं उसको फ्रिंज बेनिफिट्स लिखा रहेगा. तो वो जस्ट सब एक ही कैटेगरी में आता है. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट पहला क्या था कंपोनेंट? Basic. सेकंड Allowances. why haven't you come to class? Allowances. Next benefits. Rewards. Incentives. Rewards.
and incentives. Tell me, how many out of these are monetary parts? आपने साइड लीजिए, आप देखिए कॉपी में, देखिए डॉट देखिए या फिर ऐसे देखिए बताओ। 3 तो monetary terms है. बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स में सारा बेनिफिट्स मॉनेटरी होता है। नो क्यों बोले फिर मॉनेटरी? हाँ, तो ऐसे बोलोगे ना, सिर्फ मॉनेटरी पूछे तो तुम ये बोलोगे, तो वैसे तो रिवॉर्ड रिकग्निशन का क्या स्टेटस है बताओ? रिवॉर्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन मॉनेटरी। हाँ, देखिए कोई भी चीज को पढ़ने का, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू स्टडी। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए ये चीज आपको काम करेगी। व्हाट अबाउट दिस बेसिक पे? बेसिक Monetary terms. बेसिक पे monetary part of your salary. Yeah. Basic pay is the monetary part of your salary. हर सैलरी का अपना एक बेसिक पे फ्रेम दिया हुआ रहता है। गवर्नमेंट के लिए अलग रहता है, प्राइवेट कंपनीज दे कैन कीप, लेकिन चेंज द बेसिक पे अकॉर्डिंग टू नीड्स। लेकिन उसको भी क्योंकि कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करना होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं कर सकते। और सिमिलर पोस्ट मैनेजर सिस्टम इंजीनियर का कोई पोस्ट इंफोसिस में है, सिस्टम इंजीनियर का कोई पोस्ट टीसीएस में है, तो ऐसा नहीं है कि इंफोसिस वाला अपने मन से उसको 40,000 रख सकता है और टीसीएस वाला उसको अपने मन से 20,000 रख सकता है। इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता है, कंपनीज नहीं चलेगी। क्यों ज्वाइन करेगा कोई टीसीएस, फिर उसके वैसा करेगा वो तो, ठीक है। देखो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का एक कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट डिफाइन करने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है एक्सटर्नल पे पैरिटी। पे पैरिटी मतलब कि फॉर सिमिलर काइंड ऑफ जॉब आप मान लीजिए कॉमर्स की पोस्ट पे नहीं ज्वाइन किए और दूसरी कोई कंपनी में भी सेम पोस्ट है, तो पे पैरिटी होना चाहिए, यानी कि बराबरी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, बट अगर वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट नहीं होगा तो अगली कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं, ठीक है। या अगर करेगा भी तो हमेशा अनस्टेबल रहेगा, छोड़ने के चक्कर में रहेगा। बेसिक सैलरी क्या होती है? मॉनेटरी पार्ट होती है और फिक्स्ड पार्ट होती है। बाकी जितना जो अलाउंसेस होता है वो इसमें कैलकुलेट होता है, राइट, इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। बेसिक सैलरी को कंपनी जनरली 40 to 50% ऑफ सीटीसी रखती है, 40 से 50%। अब नया लेबर कोड जो आया उसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया कि आप 50% से कम बेसिक नहीं रख सकते। यानी कि अगर मान लो कि सीटीसी कितना है, मान लो 4 लाख है सीटीसी, सीटीसी क्या होता है? Repeat the question. What is CTC? Cost to company. Very good. What is cost to company? क्या मतलब? जो पैकेज हम लोग को दिया जाता है इसका 40% बेसिक होता है। कंपनी का मतलब क्या हुआ? आपको एक ऑफर लेटर मिला, उसमें आपके ऑफर लेटर पे लिखा हुआ है योर इसमें हर एक चीज 4 लाख पर एनम। इसका क्या मतलब हुआ? बस इतना बताओ। इसमें हर एक चीज मिला रहेगा जो कंपनी हम लोग को दे रहा है, ठीक है, बोनस, अलाउंसेस, बेनिफिट सब कुछ मिला रहेगा। सीटीसी क्या होता है? बेसिक निकालने में बेसिक पे पे आना ही नहीं है ना। सीटीसी क्या होता है ये बताओ। पहले सीटीसी नहीं समझोगे तो उसका प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, फुल फॉर्म तो जानते हो। अब इस कॉस्ट टू कंपनी का क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हारे ऑफर लेटर में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा सीटीसी 4 लाख पर एनम है, इसका मतलब है कि तुमको हायर करने में उस कंपनी का कितना पैसा लग रहा है एक साल में?
4 लाख. It is as simple as this. समझो बात को, डेफिनेशन नहीं रखो. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि डेफिनेशन नहीं याद करना है. डेफिनेशन में लिखने के लिए यूज होता है. कॉन्सेप्ट यहाँ पे घुसाओ. जीटीसी का क्या मतलब हुआ कि तुमको हायर करने में किसी कंपनी का 4 लाख एक साल में खर्च हो रहा है. ठीक है. नाउ यू नो वन थिंग. देखो एक साइड एक अलग बात बता रहे हैं. इसमें लिखा है ये ऑफ टॉपिक है. अभी कंपनीज क्या करती है, ग्रेजुटी ऑल नो, तुम लोग ग्रेजुटी पढ़ लिए हो. ठीक है. ग्रेजुटी पढ़ लिए हो, तुमको पता है कि जैसे नॉन कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, आप लोगों को कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना है. You will be provided gratuity by the employer after completing 5 years of continuous service in the organization. Companies क्या करती है, अपने सीटीसी को बड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सीटीसी ज्यादा दिखे, ठीक है, वो ग्रेजुटी का भी कुछ पैसा ना, बेसिक का 3 पॉइंट समथिंग 8 या 3% या 3.8% कुछ परसेंटेज 3 पॉइंट, इतना पैसा वो ग्रेजुटी का भी दिखा देती है. ये थोड़ा सा अनएथिकल टाइप का प्रैक्टिस है कंपनीज कर रही है. उससे क्या होता है कि वो दिखा देती है कि भाई हम आपको ग्रेजुटी में भी इतना दे रहे हैं. वो तो आप देंगे ही, तो अधिकार है, क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का. तो उसको सीटीसी में दिखा के सैलरी बढ़ा देती है कंपनी. इसलिए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो सीटीसी में नेगोशिएट नहीं करते. इसमें नेगोशिएट करते हैं इनहैंड सैलरी में. क्या आप बताइए कि इनहैंड सैलरी क्या होती है? क्योंकि आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में जानते हैं आप? अभी पढ़ोगे ना, फाइनेंस है ना पूरा पूरा अभी नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में पढ़ना होगा. ईएसओपी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि अमेज़न वगैरह, अमेज़न तो बिग कंपनी, अमेज़न वगैरह में स्पेशली ये किनको दिया जाता है, जैसे कि जो जिनका पैकेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लो कि 5 लाख 6 लाख का मंथली पैकेज जिनको दिया जा रहा है ना, जैसे जो आईएम वगैरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो बहुत सैलरी दी जाती है, क्योंकि उनकी तो ग्रूमिंग उस तरीके से होती है कि दे आर पेड दिस मच. और एक तो कंपनी अगर कुछ छोड़ लिए और फिर ज्वाइन किए, उनकी सैलरी इट कुड बी एज गुड एज 50 लाख 60 लाख 80 लाख ऐसे पैकेज रहता है. अब ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते होंगे ना उसके पास, बहुत एम्प्लॉइज काम करते होंगे. सबको कंपनी इतना पैसा देगी. आप समझ रहे हैं सैलरी कितना कितना कॉस्ट करती है किसी कंपनी को? किसी का पैकेज अगर 60 लाख है 70 लाख है, ऐसे ऐसे कितने लोग होंगे उसके पास, जो मार्केटिंग हेड होंगे, जो स्ट्रेटेजिक हेड होंगे, जो प्लानिंग हेड होंगे वहां के, और उसके नीचे तो अलग ही. तो क्या देती है कंपनी? कंपनी का जो शेयर्स होता है ना, उसको कम दाम में एम्प्लॉइज को देती है. ठीक है. जैसे आप ज्वाइन किए तो आपको बोलेगी कि आपके सैलरी का एक पार्ट ये भी होगा कि हम आपको स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं. मतलब कंपनी का शेयर्स जो है, मान लो कि 200 कुछ रुपए है कंपनी के शेयर का, वो आपको बहुत सस्ते में देगी. क्यों देगी? जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. यू आर गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सस्ते में देगी. लेकिन कंपनी क्या करती है, ये कहती है कि इसको आप रिडीम कब कर सकते हैं, जब आप 5 साल मान लो यहाँ काम कर चुके हैं. तो 5 साल के पहले किए तो ये शेयर्स आप बेच नहीं सकते. शेयर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा हो जाता है, तभी तो कंपनी देती है और एम्प्लॉइज एक्सेप्ट करते हैं. यानी काफी लाखों लाख रुपए होता है इसका. तो कंपनी क्या की कि 4 लाख 5 साल ऐसे बोली कि आपको लॉक इन पीरियड है, तब तक आप इस शेयर को नहीं बेच सकते. और जब हो जाए आपका 5 साल, देन यू आर एलिजिबल टू सेल इट ऑफ. आप बेच के पैसा कमा लीजिए. इससे दुगना फायदा हुआ. क्या दुगना फायदा हुआ? सर्विस और जो भी
वेरी गुड, वेरी गुड, यही होता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? अच्छा बताओ, मैं आज क्या फायदा हुआ? लेट्स डिस्कस इट डिस्क्रीटली। एम्प्लॉयर को क्या फायदा हुआ ऐसा करने से? मैम जो काम करते हैं उनको, जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं। हाँ एम्प्लॉयर को ये फायदा हुआ कि उनका साथ अटैचमेंट अच्छा रहेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, कि वो भी एम्प्लॉय सोचेंगे कि मेरा कंपनी में काम, मेरा कंपनी का शेयर होल्डर है वेरी और गुड। उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। देखिए, एम्प्लॉयर को आपको हम बता रहे हैं कि ईएसओपी सबको नहीं मिलता है, सिर्फ वैसे लोगों की जिनकी पैकेज ऑलरेडी बड़ी होती है। कंपनीज की ये पॉलिसी होती है, कभी किसी को देता दे भी सकता है, पर जनरली क्या करता है बोलो कि बहुत बड़ा जिसका पैकेज दिया जाता है उसको ईएसओपी जो देता है। जो लोग आप समझ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज होती है। पेरोल बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप इसको रिलेट करेंगे तो हर एक चीज एक दूसरे चीज से रिलेटेड। बेनिफिट्स पढ़ाए थे हम आपको, बेनिफिट्स पढ़ाए थे ना, उसमें स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स पढ़ाए थे। ये नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है, क्योंकि दीज आर गुड टू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन खुद देती है, मतलब उसकी मर्जी पे क्यों देती है वो। देखो, कंपनी ये समझ जाती है कि इस बंदे को हम उठाएंगे, ये 5 साल मेरे यहाँ काम कर दिया तो ही विल डू वंडर्स। लोग इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका स्किल इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए, 5 साल लॉकिंग पीरियड अगर रख दिया वो स्टॉक का, तो क्या होगा? 5 साल के लिए तो एम्प्लॉय हिलेगा नहीं, रह गया ना वो 5 साल, रिटेन कर लिया एम्प्लॉय को वो। और शेयर्स का प्राइस बहुत सिग्निफिकेंट होता है, मानी काफी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होता है, 2 लाख रुपए हो जाते हैं फिर। तो दो सीधा फायदा आपको नजर आ रहा है। एक तो माने लॉकिंग पीरियड रह गया तो 4-5 साल एम्प्लॉय हिलेगा नहीं वहां से, क्योंकि उसका भाई इतना पैसा लॉक है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर तुरंत पैसा देने से बचता है ना। मान लो ईएसओपी के बदले उसको उतना पैसे से कॉम्पेंसेट करना पड़ता है उस एम्प्लॉय को, 5 लाख 6 लाख अगर उसका पैकेज में और बढ़ाना पड़ता, तो उतना कॉस्ट तो इमीडिएट कॉस्ट इनकर होता है ना, उस इमीडिएट कॉस्ट से बचता है। हम ईएमआई क्यों देते हैं? क्योंकि हम एक साथ उतना पैसा पे नहीं कर सकते। तो वही चीज आप समझ लीजिए कि जब एम्प्लॉयर दे रहा है, इसका मतलब है कि एक तो एम्प्लॉय रिटेन कर लिया, क्रीम एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उस क्रीम एम्प्लॉयज को रिटेन कर लिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि रिटेन कर लिए और तुरंत उतना पैसा देने से बच गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एम्प्लॉय को अगर ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स ही दे दिए जाएं, यानी कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, अब आप भी उसके मालिक हैं। शेयर्स खरीदते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, हम भी उसके मालिक हो जाते हैं ना। तो हम तो चाहते हैं ना शेयर्स बढ़ जाए, शेयर्स बढ़ जाए। जहां हमारा पैसा लगा है वहां तो हम चाहेंगे कि भाई कंपनी और अच्छा करे, और अच्छा करे, और मेहनत करो। समझ में आई बात? जब तुमको ही मालिक बना दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, तुम्हारा पैसा लगा है, तो तुम तो ये चाहोगे ही ना कि कंपनी और अच्छा करे, तो तुम और मोटिवेशन से काम करोगे कि कंपनी ऊपर तक जाए। राइट? ये पर्पस होता है ईएसओपी का। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट्स में आता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बाद उस शेयर का उस जो से इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो लॉकिंग पीरियड रहता है। आपको जैसे मान लेते हैं 5 साल उसका कंप्लीट हो गया, 5 साल के बाद जो है वो जैसे 5 साल के बाद वो छोड़ देता है, तुरंत छोड़ने के बाद वो अपने शेयर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है उसके लिए। मैंने इस मॉडल में 5 साल उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अच्छा रहा। हाँ, और वो जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, वो बाहर आकर अपना सेल्स फॉरवर्ड करता है, तो फिर उसमें सेबी जो होती है वो इंटरनल ट्रेडिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन का केस पे करके उसमें देखो ये चीज जो तुम बोल रहे हो ना, इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक
ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है और नंबर ऑफ शेयर्स से भी कुछ है लिमिटेशंस कि आप इतना शेयर से ज्यादा अगर कोई काम करेंगे तब उस पे केस होगा। अदरवाइज अगर तुम इसको सिर्फ यू डोंट गो थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस तो इसका यही होता है कि एम्प्लॉइज को भी लगता है कि वो उसके मालिक है तो कंपनी शुड परफॉर्म बेटर। राइट, Amazon